Hello students, good morning all of you. So today we are going to do English worksheet number 56 dated 21 November 2020. So in this worksheet we will read an extract from the chapter Diary of Anne Frank. ये जो चैप्टर 4 है आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से, तो वो एक डायरी है जो कि एन फ्रैंक ने लिखी थी। उसी से हम एक पार्ट, एक हिस्सा पढ़ने वाले हैं, एक एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ये उसकी ही लिखी हुई एक डायरी एंट्री है, ठीक है, जिसमें कि वो अपने एक स्कूल का एक्सपीरियंस बता रही है। एक मतलब रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है उसका, और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनका रिज़ल्ट क्या होगा। जो टीचर्स मीटिंग है उसमें टीचर अनाउंस करने वाला है रिज़ल्ट, तो उसके बारे में वो जो एक्सपीरियंस वो करती है एन फ्रैंक अपनी क्लास में, तो वो इस डायरी में लिखती है। ठीक है, बच्चों का रिएक्शन और किस तरीके से सब बच्चे बैटिंग कर रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं कौन पास होगा कौन फेल होगा, उसी के बारे में ये डायरी एंट्री है। तो हम ये डायरी एंट्री पढ़ेंगे, उसके बाद इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर हम कॉपी में करेंगे। ठीक है। सो सैटरडे 20 जून 1942, जब भी आप डायरी एंट्री करते हो तो लेफ़्ट हैंड साइड में टॉप पर हमेशा डेट मेंशन की जाती है और वो दिन मेंशन किया जाता है जिस दिन आप डायरी लिख रहे हो और जिस दिन की आप इवेंट बताने वाले हो। क्लियर है। और टाइमिंग भी लिख लेते हैं। तो ये डायरी एंट्री लिखने का सबसे फर्स्ट कंडीशन है, यू हैव टू राइट और मेंशन डेट और डे। ओके, आपने 8th में और 9th में डायरी एंट्री पढ़ी है तो पता होगा। डियरेस्ट किटी, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था, तो किटी नाम उसको उस किटी नाम से बुलाती थी अपनी डायरी को। सो आवर एंटायर क्लास इज़ क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, वो बताती है कि हमारी जो पूरी क्लास थी वो क्या हो रहा था, सारी क्लास क्या कर रही थी, क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। ये एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग होता है कांपना या परेशान होना। तो परेशान होते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा आप परेशान है तो शरीर कांपने लगता है। तो वही बता रही कि डर के मारे परेशानी में सभी बच्चे कांप रहे थे। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग, और कारण क्या था लोगों बच्चों के डरने का, वो ये था कि नेक्स्ट मीटिंग जो आने वाली थी इन विच, जिसमें द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्म का मतलब है नेक्स्ट क्लास, ठीक है, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन जो है पिछली क्लास में ही रह जाएगा और कौन आगे की क्लास में प्रमोट होगा। तो ये टीचर्स जो थे रिज़ल्ट अनाउंस करने वाले थे। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, मतलब आधी क्लास जो थी वो शर्तें लगा रही थी कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्व्स सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, मतलब वो ये कह रही है, जीएन जो है इसकी फ्रेंड है और आई जो आया है वो एन फ्रैंक के लिए आया है। क्लियर है, क्योंकि उसी ने डायरी लिखी है। तो वो बता रही है कि मैं और मेरी फ्रेंड जो जीएन है हम दोनों हंस रहे थे किस बात पे, सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, मतलब उन दोनों लड़कियों के पीछे दो लड़के खड़े थे जिनका नाम था सीएन एंड जैक्स, जो कि शायद डिस्कस कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे आपस में कि उन दोनों में से कौन पास होगा कौन फेल होगा। तो उनकी हरकतों पे वो दोनों हंस रही थी। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, क्यों हंस रही थी, क्योंकि स्टेक का मतलब होता है दाव लगाना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, सीएन और जैक्स ने मिलकर क्या किया, पूरी छुट्टी में वो इसी बात पे शर्त लगा रहे थे, और जो कुछ भी उन्होंने सेविंग्स की थी, जो कुछ भी पैसे बचाए थे उन्होंने हॉलीडेज़ में, ठीक है, जैसे पॉकेट मनी से बच्चे बचाते हैं पैसे, तो उन्होंने जो भी पैसे बचाए थे उसे शर्त में वो हार गए। और कौन सी शर्त लगा रहे थे कि कौन उन दोनों में से कौन पास होगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, ठीक है, यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। कहती है एन फ्रैंक कि सुबह से शाम तक बस यही बच्चे डिस्कस करते थे कि तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा, नहीं तुम ज़रूर पास हो जाओगे, या मैं पास नहीं हूँ, मतलब ये चीज़ें डिस्कस किया करते थे। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट क्लेम देम डाउन। एन फ्रैंक कहती है कि मेरी फ्रेंड जो थी
GN वो रिक्वेस्ट कर रही है उन बच्चों से कि शांत हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर मचने लगता है क्लास में। इसी बात पर लोग मतलब आप बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हु विल बी पास और फेल। तो एन फ्रैंक कहती कि मेरा गुस्से से देखना और मेरी फ्रेंड का रिक्वेस्ट करना वो भी काम नहीं आया, हम उन बच्चों को शांत नहीं कर पाए। ठीक है। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. एन फ्रैंक कहती है अगर मुझसे पूछा जाए तो हमारी क्लास का 1/4 भाग जो है वो किन से भरा है? डमी से। डमीज मतलब फूल्स, मूर्खों से भरा हुआ है। और उन सभी बच्चों को जो मूर्ख हैं, जो पूरी क्लास का क्वार्टर पार्ट है। क्वार्टर मतलब 1/4 भाग, ठीक है, 1/4। तो उस क्लास का 1/4 पार्ट जो है, जो बच्चे हैं वो मूर्ख हैं और उन्हें पिछली क्लास में ही रहने देना चाहिए, उन्हें प्रमोट नहीं करना चाहिए, ऐसा एन फ्रैंक का सोचना था। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन एन फ्रैंक कहती है कि जो टीचर्स हैं वो अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि टीचर एग्जैक्टली क्या करेगा। ठीक है, आप जो सोच रहे हो उसके अपोजिट टीचर्स जो है वो कर जाते हैं, ऐसा एन फ्रैंक का मानना था। ठीक है, जिस किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप कोई बात सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है कि वो क्या करेगा, वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, ये डायरी एंट्री हो गई। अब हम यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें देखते हैं और आंसर करते हैं। ठीक है, ये देखिए, फर्स्ट, विच टर्म वुड एक्सप्लेन बेस्ट द अबव रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। देखिए, जब आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को किसी व्यक्ति को ना बताकर राइटिंग करते हो, किसी डायरी में लिखते हो, तो वो कहलाती है डायरी राइटिंग। तो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही डिस्क्राइब करेगा अगर कोई व्यक्ति अपना पर्सनल एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड बनाता है, तो ऑफ कोर्स डायरी एंट्री। ठीक है, एन फ्रैंक ने एक डायरी लिखी थी पूरी, ठीक है, करीब डेढ़ या 2 साल तक वो रहे हैं। एक नॉवेल है पूरा एन फ्रैंक के ऊपर। तो उसकी जो डायरी थी, उसने हर एक एक्सपीरियंस उस डायरी में लिखा और बाद में उसी डायरी को नॉवेल के रूप में प्रिंट किया गया, छापा गया, ठीक है, पब्लिश किया गया। इसीलिए एन फ्रैंक की राइटिंग को हम डायरी एंट्री बोलेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है द ईडियम क्वेकिंग इन द बूट्स। मैंने अभी आपको बताया क्वेकिंग इन द बूट्स ये एक मुहावरा है। इसका मतलब ये होता है कि कोई अगर बहुत परेशान है, चिंतित है, ठीक है, घबराया हुआ है, तो उसके पैर कांपने लगते हैं। ठीक है, द क्वेकिंग इन द बूट्स करेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस। यहाँ आपने देखा 5 इमेजेस दी हुई हैं, हमें बताना है कि कौन सी 2 या 3 इमेजेस जो हैं वो इस ईडियम के साथ सही रहेंगी, ठीक है, या फिर उसका आंसर बनेंगी। तो देखिए, इसमें ये नर्वस है, घबराया हुआ है, ठीक है, इसमें ये सो रहा है, इसमें भी चिंतित है तो पसीने आने लगे, इसमें ये खुश है, और इसमें ये लाइक जैसे शैतानी दिमाग के होते हैं, शैतान होते हैं, उस तरीके से इमोजी बनी हुई है। तो क्योंकि क्वेकिंग इन द बूट्स का मीनिंग है होपलेस, ठीक है, परेशान होना, तो देखिए स्केयर्ड, घबराया हुआ, तो एक तो ये बन जाता है फर्स्ट इमोजी। ठीक है, देखिए फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, ना तो ये मीनिंग निकलता है, ना ये मीनिंग निकलता है, और ना ही ये मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं ABCD, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 और 3। तो आप देखिए ये रहा ऑप्शन 1 एंड 3, तो C आंसर इसका करेक्ट होगा। तो सेकंड का आंसर क्या हुआ? C। फर्स्ट का आंसर क्या था? C, अ डायरी एंट्री। नाउ थर्ड, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। क्लासीफाई का मतलब होता है ग्रुप्स में बांटना, वर्गीकरण करना। हमें इन चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि कौन से 2 फैक्ट्स हैं और कौन से 2 ओपिनियन है। फैक्ट्स मतलब तथ्य है, जो भी आपको यहाँ पर जैसे हमने डायरी एंट्री पढ़ी तो कुछ फैक्ट्स बताए गए ना, कोई सच्चाई बताई गई, फिर उस पर
लोगों के विचार। तो ओपिनियन का मतलब लोगों के विचार, और फैक्ट्स मतलब जो वो तथ्य, वो सच्चाई जो आपको बताई गई है। तो देखिए, चिल्ड्रेन आर अवेटिंग ईगरली फॉर देयर रिजल्ट्स, ये फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट्स है। हमने डायरी एंट्री में पढ़ा कि बच्चे जो थे अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये आपको एक तथ्य बता दिया गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड, आई थिंक वी ऑल टेंड टू स्पेक्यूलेट ड्यूरिंग सच सिचुएशन। मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ कि हमेशा ऐसे सिचुएशन में जिसमें कि आप प्रॉब्लम में फंसे हो, हम सब एक जैसा सोचते हैं, या स्पेक्यूलेट करना, विचार करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपिनियन, ठीक है। एन सीम्स कॉन्फिडेंट अबाउट हर परफॉर्मेंस इजंट शी, ये भी ओपिनियन हो गया, क्योंकि एन सोचती थी कि, और कॉन्फिडेंट थी, विश्वास था उसे कि वो और उसकी जो फ्रेंड है वो प्रमोट हो जाएंगे, आगे की क्लास में चले जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो ये भी ओपिनियन हो गया। अब देखिए फैक्ट, सम स्टूडेंट्स हैव स्पेंट ऑल देयर हॉलीडे सेविंग्स ऑन बेटिंग। हमने ये पढ़ा भी था कि जो दो लड़के थे, सियन और जैक्स, उन्होंने अपनी जो सेविंग्स थी, जो बचत थी, वो शर्त में उड़ा दी ये कि कौन पास होगा, कौन फेल होगा। तो ये क्या हो गया, फैक्ट हो गया। यानी फर्स्ट और फोर्थ क्या है, फैक्ट है, ठीक है। सेकंड और थर्ड क्या है, ओपिनियन है। तो यहाँ हमें आंसर ढूंढना है। ये देखिए, सी आंसर है, करेक्ट आंसर, ठीक है। फैक्ट हो गया आपका 1 और 4, और ओपिनियन है सेकेंड और थर्ड। हमने क्या किया, दो दो ग्रुप्स में इनको बांट दिया कि 1 और 4 फैक्ट्स हो गए, सेकेंड और थर्ड ओपिनियन हो गया। तो आपके थर्ड का आंसर क्या हुआ, सी। नाउ देखिए फोर्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूजेस ऑफ क्वार्टर। देखिए क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई भाग। क्वार्टर का और भी कई मीनिंग होते हैं, ठीक है, सेवरल मीनिंग्स हैं इसके। तो हम यहाँ पर जो फिलअप करने वाले हैं उसमें क्वार्टर के अलग अलग मीनिंग के हिसाब से उसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। जैसे ही वॉज स्टेइंग विद हिज फैमिली इन गवर्नमेंट क्वार्टर, आपको आंसर तो क्वार्टर ही लिखना है। देखिए क्वार्टर वर्ब भी है और एक नाउन भी है, ठीक है, तो हमें उसके हिसाब से यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पर इसका मीनिंग है कि ही वॉज स्टेइंग विद हिज फैमिली इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर, कि जो सरकारी आवास है, ये आवास होता है, यहाँ पे हैं सरकारी नौकरी करते हैं तो उनको रहने की जगह भी दी जाती है। तो लिखा है कि वह अपनी फैमिली के साथ सरकारी आवास में ठहरा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ एक क्वार्टर मीनिंग हो गया। अब देखिए बी ऑप्शन, ठीक है, इसमें तो क्वार्टर लिख दीजिएगा, इसमें भी क्वार्टर ही आएगा, ठीक है। बी, मिशेल्स हॉर्स वन द रेस, मिशेल का जो घोड़ा था वो रेस जीत गया। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स। देखिए क्वार्टर का, इस क्वार्टर यहाँ पर बी सेंटेंस में क्वार्टर का मीनिंग है शरीर का चौथाई भाग। तो देखिए घोड़े के जो 4 पैर हैं वो उसका एक तरीके से चौथाई भाग होगा, यानी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे उसके लेग्स, इसलिए वो रेस जीत गया, ठीक है ना। सी, हर स्कूल बिगिंस एट, देखिए क्वार्टर पास्ट 8 इन द मॉर्निंग। देखिए क्वार्टर पास्ट 8, इंग्लिश में जब आप टाइम बताओगे किसी को तो आप इस तरह से बता सकते हो। तो यहाँ पर क्वार्टर का मीनिंग है 1.25 या 15 मिनट, ठीक है। अब देखिए जैसे हम बोलते हैं ना 8:15 हो रहे हैं या 7:15 हो रहे हैं, 7:15, तो हम उसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 8। पास्ट इसलिए क्योंकि बीत चुके हैं 15 मिनट, ठीक है। तो आप 8:15 को, 18:15 को आप इंग्लिश में क्वार्टर पास्ट 8 बोलेंगे। तो यहाँ पर टाइमिंग बताने के लिए हमने क्वार्टर यूज़ किया। तो आप देख सकते हो कि एक वर्ड है जो क्वार्टर, उसके अलग अलग मीनिंग है, हम अलग अलग जगह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ, देयर मदर पील्ड, उनकी जो माता है उन्होंने, देयर मदर पील्ड एंड डैश द गुआवा, गुआवा को छीला और क्या किया, एंड क्वार्टर्ड, TERED आ जाएगा यहाँ पर। ये क्वार्टर्ड वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है यहाँ, मतलब उन्होंने गुआवा यानी अमरूद को छीला और 4 भागों में बांट दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने क्वार्टर का अलग अलग इस्तेमाल
किया। यहाँ पर क्वार्टर जो है वर्ब की तरह आया है, बाकी जगह नाउन की तरह और एडजेक्टिव की तरह आया है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ये एक्चुअली क्वेश्चन है जिनका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। व्हाट वाज हाफ ऑफ द क्लास बेटिंग अबाउट? हमें लिखना है 20 से 30 शब्दों में कि जो क्लास थी वो किस बात पर शर्त लगा रही थी। सिक्स क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक सीएन एंड जैक्स वर बेटिंग? आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि सीएन और जैक्स क्यों बेटिंग कर रहे थे, शर्त लगा रहे थे? एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ जीएन एंड द राइटर? यहाँ पे राइटर एंड फ्रैंक है, जीएन एंड फ्रैंक की दोस्त। तो जीएन और राइटर का क्या रिएक्शन था, किस तरह से बिहेव कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन जो है, if you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creature on the earth. यहाँ पर अभी हमने डायरी में से पढ़ा कि एन फ्रैंक का मानना था कि उसकी क्लास का 1/4 भाग जो है वो फूल है, मतलब मूर्ख बच्चे हैं और उन्हें पिछली क्लास में ही रोक देना चाहिए, उन्हें प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन एन फ्रैंक का मानना था कि जो टीचर्स हैं दे आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ, कि इस धरती पे सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल जीव जो है वो है टीचर। ठीक है, तो ऐसा उसने क्यों किया, क्यों कहा? व्हाट डू यू थिंक एंड वांट्स टू एक्सप्रेस? आप क्या समझते हैं कि एन जो है वो इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या कहना चाहती थी? तो हमें ये 100 से 150 शब्दों में लिखना है। ये आंसर थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है? तो मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ जल्दी से। ये देखिए, अभी मैंने आपको वर्कशीट में ही कुछ क्वेश्चन समझा दिए थे, उसके आंसर्स ये रहे। फर्स्ट का आ गया आपका डायरी एंट्री, ओके। देन सेकेंड का आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन 1 और 3, स्केयर्ड और टेंस्ड, ओके। नाउ थर्ड, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। तो मैंने आपको बताया था सी आंसर, फैक्ट्स हो गए पहला और चौथा स्टेटमेंट, ओपिनियन है दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे मैंने हर एक क्वार्टर की, आप देख सकते हैं, मीनिंग भी लिख दिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कहाँ किस तरीके से वो क्वार्टर वर्ड यूज़ हुआ है। क्लियर है? ये देखिए, तो ये आप एग्जैक्टली ऐसे ही आंसर लिखेंगे। अब देखिए फिफ्थ और सिक्स का आंसर ये है। फिफ्थ, व्हाट वाज हाफ ऑफ द क्लास बेटिंग अबाउट? आधी क्लास किस बात पे शर्त लगा रही थी? तो आंसर है हाफ ऑफ द क्लास वाज बेटिंग अबाउट हु वुड बी पास एंड हु वुड बी फेल। कौन पास होगा और कौन फेल होगा, ठीक है। अब देखिए आप, सिक्स क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक सीएन एंड जैक्स वर बेटिंग? सीएन और जैक्स बेटिंग क्यों कर रहे थे, शर्त क्यों लगा रहे थे और क्या रिएक्शन था एन फ्रैंक और उसकी फ्रेंड का? तो सीएन एंड जैक्स वर बेटिंग ऑन द रिजल्ट्स दैट विल बी अनाउंस्ड सून। उस रिजल्ट को लेकर शर्त लगा रहे थे जो कि अनाउंस होने वाला था, या ठीक है जल्दी अनाउंस होने वाला था टीचर्स के द्वारा। नाउ जीएन एंड द राइटर वर लाफिंग एट द सीएन एंड जैक्स। और यहाँ पे था कि रिएक्शन क्या था सीएन और राइटर का? तो यही रिएक्शन था कि वो उन दोनों लड़कों पर हंस रहे थे। क्लियर है? अब हम करते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है 100 to 150 वर्ड्स में, इसे मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा आपका। अब यहाँ पर ये आंसर यहाँ से शुरू होता है, and felt that a quarter of her class was dumped and should be kept back, not promoted to the next class। कि एन ने सोचा था, एन का ये मानना था या महसूस करती थी कि क्लास का 1/4 भाग, जैसे मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में, तो अराउंड 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, मूर्ख। तो एन फ्रैंक का मानना था कि 1/4 भाग मूर्ख बच्चों से भरा है, तो उनको जो है प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, नॉट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास एंड दे शुड बी केप्ट बैक, उन्हें वापस उसी क्लास में रखना चाहिए। हाउएवर शी ऑल्सो फेल्ट दैट टीचर्स वॉज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, ठीक है। शी सेड सो, उसने ऐसा क्यों कहा टीचर्स के बारे में? बिकॉज नो वन वॉज श्योर इन क्लास दैट हु विल बी पास एंड हु विल बी फेल। यहाँ पर एंड आएगा, आप प्लीज़ एंड लिख लीजिएगा कि किसी को भी श्योर नहीं थे वो कि
पास होंगे या फेल होंगे, ठीक है, टीचर किसको पास कर दें किसको फेल कर दें, ये बताना मुश्किल था। दूसरी चीज़ कि एन फ्रैंक के साथ टीचर्स का रिलेशन काफ़ी अच्छा था, बट एक टीचर जो थे मैथ्स के टीचर मिस्टर कीसिंग, ठीक है, वो एन फ्रैंक के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया करते थे, उसे पनिश करते थे, क्योंकि जो एन फ्रैंक थी वो बहुत ज़्यादा क्लास में बातें करती थी। ऑब्वियस है, जब क्लास चल रही हो कोई बच्चा बात करता है तो टीचर इरिटेट होता है, परेशान होता है, क्योंकि इससे क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। एन फ्रैंक को कई वार्निंग दी थी डॉक्टर कीसिंग ने, लेकिन कभी भी एन फ्रैंक मानी नहीं। तो जो मैथ्स टीचर थे मिस्टर कीसिंग, उन्होंने उसको पनिश किया। कैसे पनिशमेंट देते थे, वो उसको हमेशा एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया करते थे, उसको एसेज लिखने के लिए देते थे, और उनका जो टॉपिक होता था बहुत ही वियर्ड होता था। जैसे कि उसको एक बार ऐसे लिखने के लिए दिया गया एक टॉपिक पर जो कि था अ चैटर बॉक्स। देखिए, चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातुनी, यानी बहुत बोलने वाला। तो एन फ्रैंक खुद क्लास में इतना बात करती थी, तो उसको उसी टॉपिक पर ऐसे लिखने को कहा, और इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक्स पे एन फ्रैंक को ऐसे लिखने को कहा जाता था, ठीक है। तो एन फ्रैंक वही अपना एक्सपीरियंस बताती है। सो एन ऑल्सो हैड एक्सपीरियंस, एन का अपना अनुभव रहा। शी यूज टू टॉक लाइक एनी थिंग। देखिए, एनी थिंग का मतलब होता है, लाइक एनी थिंग का मतलब होता है वेरी मच, ठीक है, ये फ्रेज़ आप समझ लीजिए। लाइक एनी थिंग का मतलब होता है बहुत। तो जो एन फ्रैंक थी वो बहुत ज़्यादा बात किया करती थी इन क्लास में। मिस्टर कीसिंग द मैथ्स टीचर यूज टू वॉर्न हर, हमेशा उसको वॉर्न कर देते थे नॉट टू टॉक इन क्लास, कि वो क्लास में बात ना करे। ही ऑल्सो पनिश्ड हर बाय असाइनिंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसको वो हमेशा ज़्यादा होमवर्क दिया करते थे क्लास में एज अ पनिशमेंट, ठीक है। शी हैड टू राइट एन एस्से ऑन द चैटर बॉक्स, उसको एक बार इस टॉपिक पर एस्से लिखने को कहा गया। ही यूज टू मॉक एट हर राइटिंग्स, और जब भी वो एस्से लिख कर लाती थी तो आदत थी मिस्टर कीसिंग की कि वो उसको मजाक उड़ाया करते थे। बट एन नेवर स्टॉप टॉकिंग, लेकिन एन पर भी कभी फ़र्क नहीं पड़ा, वो जो भी ऐसे होता था लिख के मैथ्स के टीचर को दिखा देती थी, और उसका वही बिहेवियर रहता था क्लास में बात करने का, ठीक है। फाइनली शी रोट एन एंटायर एसे इन पोएम, लेकिन आखिर में उसने एक ऐसी पोएम लिखी जो कि था तो पूरी कहानी एक ऐसे था, लेकिन उसको उसने पोएम के फॉर्म में लिखी। मिस्टर कीसिंग ने जब वो पोएम पढ़ी तो वो इम्प्रेस हो गए एन फ्रैंक से, ठीक है, एंड ही अलाउड हर टॉकेटिव नेचर, उन्होंने अलाउ कर दिया, वो समझ गए कि ये एक नेचर है एन फ्रैंक का बात करने का, उसको उन्होंने अलाउ कर दिया, उसको फिर कभी डांटा नहीं। एंड डिड नॉट असाइन हर मोर एक्स्ट्रा होमवर्क, और फिर उसको कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। तो एन फ्रैंक समझ नहीं पाई कि इतने दिनों से वो जो ऐसे लिखती आ रही थी, तब तो मिस्टर कीसिंग उसको पनिशमेंट देते रहे, लेकिन जैसे ही उसने वो पोएम लिखी तो किस तरीके से मिस्टर कीसिंग ने, यानी उसके मैथ्स टीचर ने रिएक्ट किया, जो कि एन फ्रैंक विश्वास भी नहीं कर सकती थी कि वो उसको क्लास में बात करना अलाउ कर देंगे और उसे आगे पनिशमेंट नहीं देंगे। तो इस वजह से एन फ्रैंक ने कहा कि जो टीचर्स होते हैं दे आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। आप ये आंसर्स कॉपी में कर लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये वर्कशीट। इससे जुड़ा जो चैप्टर 4 है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, आप फर्स्ट फ्लाइट में से जो टेक्स्ट बुक है आपकी रीड ज़रूर करिए, और मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो आपको दूंगी बनाकर, ताकि आपको वो पूरा चैप्टर में समझा सकूं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।